हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड क्या होता है, और हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री की न्यू टॉपिक क्या है आपका। तो चलिए बात करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक के बाद आपका कौन सा न्यू टॉपिक आता है। क्या आता है आपका न्यू टॉपिक? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स फेज क्या होता है, आप लोग पिछले बार जान चुके हैं कि क्या होता है डिस्पर्स फेज। क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूट को क्या बोलते थे? डिस्पर्स्ड फेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब हम लोग कोलाइड बनाते हैं तो कोलाइड बनाने के लिए हम लोग को डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज को क्या करना होता है? मिलाना होता है। उसी प्रकार जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार हम लोग को कोलाइड बनाने के लिए डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को मिलाना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी उस जो सॉल्यूट हम लोग मिलाते हैं कोलाइड में, यानी कोलाइड बनाने के लिए जो सॉल्यूट हम लोग मिलाते हैं उसके पार्टिकल साइज के आधार पर, यानी उसका पार्टिकल साइज कैसे होगा या कितना होगा कि आपका उस प्रकार का कोलाइड बन जाएगा। यानी हम लोग बेस्ड ऑन देखेंगे पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, यानी परिक्षेप्य अवस्था के अणु के आकार पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है परिक्षेप्य अवस्था के अणु के आकार पर आपका कितने टाइप्स के होते हैं कोलाइड। तो फर्स्ट आपका क्या होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। आपका सेकेंड इसमें क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या होता है स्टूडेंट? सेकेंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। फर्स्ट क्या है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब देखिए थर्ड आपका जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट है आपका एसोसिएट कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड, जिसे हम लोग मिसेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री के बेसिस से आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, क्या होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, क्या होता है एसोसिएटेड कोलाइड। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड? तो चलिए देखते हैं। इसमें जो मल्टी मॉलिक्यूलर में जो डिस्पर्स्ड फेज मिलाते हैं, यानी परिक्षेप्य अवस्था को मिलाते हैं, तो उनमें जो डिस्पर्स्ड फेज के जो आपके अणु होते हैं, यानी अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके आकार बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उसके आकार बहुत ही छोटे होने की वजह से क्या करते हैं, जब हम लोग कोलाइड का निर्माण करते हैं, यानी जब कोलाइड बनाते हैं, तो क्या होता है आपका कि वो जो छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, वो आपस में एग्रीगेट होकर, यानी आपस में मिलकर एक नए पार्टिकल यानी नए अणु का निर्माण कर लेते हैं, जो कि कोलाइडल रेंज में आता है। आपका कोलाइड का जो रेंज होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोलाइड का रेंज होता था 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में था। ठीक, तो यानी जो इसके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के जो अणु होते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी परमाणु होते हैं, वो आपस में मिलकर एक नए अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो और उसका जो उस अणु का आकार होता है, वो इनके और इनके रेंज में आता है, यानी 10⁻⁵ सेमी से लेके 10⁻⁷ सेमी के बीच में आता है। तो उस प्रकार बने कोलाइड को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज के परमाणुओं क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो डिस्पर्स फेज के जो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का, यानी एक नए अणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसका रेंज कहाँ तक से कहाँ तक होता है? 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में होता है। तो इस प्रकार बने कोलाइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या किसे कहते हैं। यानी जब डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज के अणुओं या परमाणुओं को मिलाते हैं, तो उनके जो अणु या परमाणु होते हैं आपस में एग्रीगेट होकर, यानी एकत्रित होकर एक नए अणु का निर्माण कर लेते हैं। उस नए अणु का जो आकार होता है, यानी साइज जो होता है 10⁻⁵ सेमी से लेके 10⁻⁷ सेमी के क्या होता है, बीच में लाई करता है, यानी इसके बीच के रेंज में रहता है। तो इस प्रकार बने कोलाइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते
हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है, पहले देख लीजिए मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड का जो एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल मतलब जैसे कुछ उदाहरण मतलब क्या हो सकता है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड का। तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में आपका गोल्ड सॉल्ट आ जाएंगे, गोल्ड सॉल्ट हो जाएंगे, और यह सल्फर का सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि सल्फर के जो सॉल्ट होते हैं Yus8, ठीक। यानी जब 8 सल्फर के अणु मिलेंगे, यानी इसका क्या मतलब है, सल्फर 8 का मतलब यानी इसमें जो बड़ा अणु बनेगा सल्फर के कितने अणु रहेंगे, 8, 3, 5, 6, 7, 8। यानी जब 8 सल्फर के अणु रहेंगे तो एक S8 बनेगा, जिसका जो आकार होगा 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में रहेगा। तो उस प्रकार के जो आपके परमाणु होंगे वो किस में लाई करेंगे, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड के अंतर्गत आएंगे, ठीक। और इसमें एक और उदाहरण हो सकता है गोल्ड सॉल्ट, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के बारे में। अब हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, कैसे बनेगा परिभाषा और इसका क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी मैक्रो यानी इसमें जो डिस्पर्ज फेज के जो अणु या परमाणु होंगे वो बड़े होंगे, क्या होंगे, बड़े होंगे। अर्थात जैसे ही इसे हम डिस्पर्जन मीडियम में डालेंगे यानी मिलाएंगे तो क्या होंगे, ये जो बड़े आकार के अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, यानी बट जाएंगे। अर्थात वो जो छोटे छोटे अणुओं में बटेंगे उसका रेंज कहाँ से लाई करेगा, 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में। हाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में जो अणु होते हैं यानी डिस्पर्ज फेज के यानी परिक्षेप अवस्था के जो अणु होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जैसे ही हम उसको सॉल्वेंट में यानी डिस्पर्जन मीडियम में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में क्या होते हैं, बट जाते हैं, यानी विभक्त हो जाते हैं, ठीक। वो जो छोटे छोटे अणु में विभक्त होते हैं उसका जो अणु का आकार होता है, जो छोटे छोटे अणु में बटते हैं उस अणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में लाई करता है। तो अर्थात इस प्रकार बने कोलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन आप लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जब डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज फेज के, ध्यान दीजिएगा, जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के अणुओं या परमाणुओं को बड़े, ध्यान दीजिएगा फिर से, जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के बड़े अणुओं को, बड़े आकार के अणुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब डिस्पर्जन माध्यम में यानी डिस्पर्जन में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो चलिए फिर से देखते हैं अच्छे से। जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के बड़े आकार के अणुओं को जैसे ही मिलाते हैं तो वे जो बड़े आकार के अणु होते हैं वो छोटे छोटे आकार में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, यानी बट जाते हैं। वे जो छोटे आकार के अणु बटते हैं उनका जो आपका आकार होता है 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में लाई करता है। तो इस प्रकार बने कोलाइड को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार बने कोलाइड को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब से रेंज में नहीं आएगा वो कोलाइड ही नहीं कहलाएगा। क्यों हम उसको डिस्पर्जन माध्यम में डाल रहे हैं यानी परिक्षेपण माध्यम में डाल रहे हैं, क्योंकि वो जो परिक्षेप अवस्था के जो अणु हैं बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे उसे परिक्षेपण माध्यम में डालेंगे वो छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाएंगे। वो जो छोटे छोटे अणुओं में बटेंगे उनका जो आकार होगा 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में होगा, तभी तो कोलाइड बनेगा। क्योंकि कोलाइड का रेंज ही क्या होता है, 10⁻⁵ सेमी से 10⁻⁷ सेमी के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, इससे अधिक रहेगा तो सस्पेंशन बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग को जब कोलाइड बनाना है तो इनके अणुओं का आकार क्या होना चाहिए, इसके बीच में रहना है, 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में रहना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का आप लोग को परिभाषा आ गया होगा। तो चलिए फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का डिफिनीशन। जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के बड़े आकार के अणुओं को मिलाते हैं तो बड़े आकार के अणु आपके छोटे छोटे आकार में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। उस जो छोटे आकार के अणुओं का जो आकार होता है, साइज होता है, वो 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में लाई करता है। तो इस प्रकार बने कोलाइड को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। क्या करते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। तो चलिए आप लोग को अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बर्तन हो गया,
इसमें परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है। अब इस ऊपर से परिक्षेप अवस्था के अणु मिलाएंगे, परिक्षेप अवस्था के अणु जो कि क्या होंगे, बड़े आकार के होंगे, बड़े आकार के जब अणुओं को मिलाएंगे तो जैसे ही मिलाएंगे इसमें जब घोलेंगे तो इसके जो बड़े आकार के अणु होंगे वो छोटे छोटे अणु में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, यानी बट जाएंगे। तो इस जो छोटे आकार के अणुओं का जो आपका साइज होगा वो क्या होगा, 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में लाई करेगा। तो इस प्रकार बने कोलाइड को क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या आएगा, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। जैसे ही हम उसको अपने सॉल्यूशन यानी जब ग्लूकोज को आप मिलाते हैं या प्रोटीन को दूध में जब मिलाकर पीते हैं तो वो सब जो कोलाइड बनते हैं वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जब देखते हैं आप प्रोटीन को निकालते हैं तो उनके आकार बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो जैसे उसको हम पानी में या दूध में मिलाते हैं और उससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, शेक बना लेते हैं, तो क्या होते हैं उनके जो बड़े आकार के अणु छोटे छोटे अणु हो जाते हैं। तो उस प्रकार बने कोलाइड को हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। इसके एग्जांपल में क्या आ सकता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन, ठीक, और सारे बहुत सारे हैं। तो हम लोग को इतना काफ़ी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में, जिसे मिसेल बोलते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके सरफेस केमिस्ट्री के बेसिस से और क्लास 12th के भी बेसिस से। तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से देखते हैं। पहले इसे इरेज करते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड और इसे हम लोग मिसेल भी बोलते हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं एसोसिएटेड कोलाइड होता क्या है। आपका एसोसिएटेड कोलाइड होता क्या है, तो ये देखिए आपका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर, जैसे आप ले लीजिए दैनिक जीवन में, जैसे देख लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसमें आप चुटकी भर क्या करिए, डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी सोप का पाउडर, ठीक, सर्फ एक्सेल कुछ भी मिला दीजिए, ठीक। चुटकी भर पहले मिलाए तो वो जो जब आप थोड़ा सा उसका जब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जब आप चुटकी भर बस डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे और उसे मिक्स करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। यानी एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी एक कम सांद्रता होने पर, जब कम सांद्रता रहेगा तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। देखिए एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट हो गया आपका पानी, उसमें आप डिटर्जेंट पाउडर चुटकी भर डाल रहे हैं, ठीक। तो फिर जब उसे घोलेंगे तो आपका वह ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। जैसे ही डिटर्जेंट पाउडर आप मिलाते जाएंगे 2 स्कूप 3 स्कूप मिलाते गए तो देखेंगे एक समय आएगा आपका झाग की तरह निकलने लगेगा, ठीक। तो यानी वह कोलाइड के रेंज में आ जाएगा। जो उसके पार्टिकल होंगे डिस्पर्स्ड फेज के, यानी परिक्षेप्य अवस्था के जो पार्टिकल होंगे वो बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो एक समय आएगा देखेंगे झाग की तरह आपका कोलाइड बनने लगेगा। तो उस प्रकार बने कोलाइड को एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, जब डिस्पर्जन माध्यम में, यानी परिक्षेपण माध्यम में डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेप अवस्था के अणुओं को कम सांद्रता में मिलाया जाता है। यानी थोड़ा सा क्या करता है, मिलाया जाता है। जब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपका परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम, ठीक। अब इसमें हम जब परिक्षेप अवस्था को मिलाएंगे, परिक्षेप अवस्था को जब कम कॉन्सेंट्रेशन यानी कम सांद्रता पर, कम सांद्रता रहेगा पहले, ठीक। जब कम सांद्रता पर यह एक किसकी तरह व्यवहार करता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह, ट्रू सॉल्यूशन यानी शुद्ध विलयन की तरह। जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के कम सांद्रता को मिलाते हैं तो यह शुद्ध
विलयन की तरह कार्य करता है। जैसे जैसे ही इसका सांद्रता यानी परिक्षेप अवस्था का सांद्रता बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, झाग की तरह निकलने लगता है। जब हम लोग डिटर्जेंट मिलाते जाएंगे तो देखते हैं हमारा झाग की तरह निकलने लगता है। तो उस समय जो कोलाइड बनता है उस प्रकार के कोलाइड को एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं सहचारी। क्या बोलते हैं? सहचारी कोलाइड। तो सहचारी कोलाइड किसे कहते हैं? जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेप अवस्था के अणुओं को कम सांद्रता में मिलाया जाता है तो यह एक शुद्ध विलयन की तरह कार्य करता है। जैसे ही परिक्षेप अवस्था के सांद्रता को धीरे धीरे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वह एक कोलाइडल के जो परिक्षेप अवस्था के जो अणु होते हैं वह कोलाइडल के रेंज में यानी कोलाइडी विलयन के रेंज में आने लगते हैं। तो उस प्रकार बने कोलाइड को एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, यानी सहचारी कोलाइड। ठीक, अब देखिए मिसेल क्या होता है। अब तो हम लोगों ने जान लिया कि आपका सहचारी कोलाइड किसे क्या होता है और एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है। अब देखिए मिसेल क्या होता है। जैसे ही आप कम कॉन्सेंट्रेशन था यानी सांद्रता कम था आपका डिटर्जेंट का, परिक्षेप अवस्था का सांद्रता कम था, तो हमने क्या देखा, वह शुद्ध विलयन की तरह कार्य कर रहा था। तो जैसे ही हम लोग सांद्रता बढ़ा रहे थे यानी कुछ हो रहा है, तो जो अणु हो रहे हैं यानी परिक्षेप अवस्था के जो अणु धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वो आपस में आकर एग्रीगेट होकर यानी आपस में मिलकर कलेक्ट होकर क्या हो रहे हैं, एक बड़े आकार के अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। जो हम लोग परिक्षेप अवस्था का सांद्रता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, वो आपस में आकर एग्रीगेट होगा यानी आपस में मिलकर एक बड़े अणु का आकार का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसेल। तो चलिए देखते हैं हम लोग मिसेल किसे कहते हैं। अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे मिसेल के बारे में, आपका क्या होता है मिसेल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को एसोसिएटेड कोलाइड समझ में आ गया होगा। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है उसका डिफिनेशन अभी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मिसेल। मिसेल होता क्या है आपका। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मिसेल पर। मिसेल देखिए आपका होता क्या है, यानी मिसेल किस कैसे फॉर्म हो रहा है, सोप से या डिटर्जेंट से, डिटर्जेंट पाउडर से। जब आप डिटर्जेंट पाउडर लेने जाएंगे तो उसके पीछे देखेंगे, जब लिखा होगा आपके छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है सोडियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट आयन। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जो आपके सोप या डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है। पहले हम सोडियम स्टीरेट लेकर चल रहे हैं। सोडियम स्टीरेट का आपका सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA। क्या होता है, C17H35 COONA। यह होता है आपका सोडियम स्टीरेट का सूत्र। क्या होता है, सोडियम स्टीरेट का सूत्र। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपका मिसेल का निर्माण होता है, यानी मिसेल आपका किस प्रकार फॉर्म होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले आप इसे जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, दो आयनों में टूटेगा। एक तो बनेगा Na+, दूसरा क्या बनेगा, C17H35 COO- आयन। इसे हम लोग बोलते हैं स्टीरेट आयन। क्या बोलते हैं, स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन। ये जो स्टीरेट आयन होते हैं, वह दो प्रकार से काम करते हैं। यानी इसमें जो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी हो सकता है आपके डिटर्जेंट पाउडर में। मैं तो मैं सोडियम लेकर चला हूँ यहाँ पे। देखिए हमारा मेन रोल आपका स्टीरेट आयन का है। मेन रोल किसका है आपका स्टूडेंट, स्टीरेट आयन का। ये जो स्टीरेट आयन होते हैं, जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ये स्टीरेट आयन आपका बनते जाते हैं और एक मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं क्या होता है मिसेल। पहले इसे इरेज करते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे मिसेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये जो स्टीरेट आयन है C17H35 COO- आयन। ठीक, ये जो हाइड्रोकार्बन वाले चेन है इसे मैं ले रहा हूँ ऐसे C
कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये लायोफोबिक की तरह काम करता है स्ट्रेट आयन में, लायोफोबिक की तरह, और ये वाला जो पार्ट है लायोफिलिक की तरह कार्य करता है, लायोफिलिक, यानी द्रव स्नेही और द्रव विरागी, द्रव स्नेही और द्रव विरागी। यह जो स्टीरेट आयन में जो एक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वह लायोफोबिक की तरह काम करता है, और जो आपका COO यानी ये वाला पार्ट है, इधर का पार्ट लायोफिलिक की तरह कार्य करता है। तो ये क्या होते हैं कि जैसे ही आपका कंसंट्रेशन, मान लीजिए देखिए, ये जैसे ही आपका क्या होते हैं कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते हैं, एक ऐसे क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीसेल। क्या बोलते हैं, मीसेल। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इनके अणुओं का आकार भी बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये आकर आपस में मिलते जाएंगे, एग्रीगेट होते जाएंगे, तो यह एक मीसेल फॉर्म कर लेते हैं। मीसेल क्या फॉर्म कर लेते हैं, मीसेल। तो चलिए आप लोग देखते हैं मीसेल का रोल क्या है या मेन रोल क्या है मीसेल का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मीसेल का मेन रोल पहले क्या है। इनमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक लायोफोबिक पार्ट और एक लायोफिलिक पार्ट। लायोफोबिक पार्ट क्या होता है, लायोफोबिक पार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसमें जो क्या होता है, यह द्रव के साथ आराम से घुल जाता है, ये नहीं घुल पाता। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो लायोफोबिक है और लायोफिलिक में मैंने हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है, लायोफोबिक किसे कहते हैं, लायोफिलिक किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इनका स्टीरेट आयन का मेन रोल आपका होता क्या है, यानी मीसेल का मेन रोल क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई क्लॉथ है यानी कपड़ा है, यहाँ पे आपका, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका कपड़ा कैसे साफ होता है, यानी कपड़ा में लगी जो गंदगी होती है वो कैसे साफ हो जाती है। कभी देखते हैं हम लोग अपने घर पे जब कपड़ा कचाते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर को उसमें मिक्स कर पानी मिक्स कर उसे धोते हैं, तो देखते हैं हम लोग का जो गंदगी क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है कपड़े का। तो चलिए अब वही देखेंगे कि हम लोग का कैसे साफ़ होता है, यानी हमारा वही मिसेल का निर्माण होता है उस गंदगी के चारों ओर, और हम लोग जैसे ही पानी बहाते हैं वो मिसेल के साथ क्या होता है, आपका गंदगी निकल जाता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि अच्छे से कि कैसे हम लोग का गंदगी आपके कपड़ा का साफ़ होता है। तो जैसे मान लीजिए एक क्लॉथ हो गया, यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल रखा गया है, यानी मान लीजिए कोई गंदगी है यहाँ पर, ठीक। तो क्या होते हैं, जैसे हम इसके ऊपर डिटर्जेंट पाउडर यानी पानी मिक्स कर डिटर्जेंट पाउडर इसमें मिलाते हैं तो मिसेल का निर्माण होने लगता है। तो जो मिसेल का निर्माण होता है इसके चारों तरफ मिसेल का निर्माण हो जाता है, इस गंदगी के चारों तरफ क्या होता है, मिसेल का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते थे, मिसेल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बता रहे हैं, इसके जो गंदगी, जैसे हम लोग डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे इसके तरफ, पहले थोड़ा सा डालेंगे तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा, और थोड़ा सा अधिक नहाएंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे इनके जो अणु होंगे आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, गंदगी के चारों तरफ एक मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, मिसेल निर्माण कर लिए। जो लायोफोबिक वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट लायोफोबिक की तरह कार्य करता है, यानी जो लायोफोबिक वाला पार्ट वह गंदगी के चारों तरफ क्या होता है, जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं, ठीक, गंदगी के चारों तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो लायोफिलिक वाला पार्ट है वो ऊपर रहता है, तो यानी ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ सब जगह। एक यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा, सभी जगह C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। यानी जो लायोफिलिक वाला पार्ट है वो बाहर रहेगा, लायोफिलिक वाला पार्ट बाहर रहेगा, और लायोफोबिक वाला पार्ट गंदगी के चारों तरफ क्या होते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मिसेल का निर्माण कर लिए।
ठीक, ये जब मिसेल का निर्माण करते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे ही पानी इसको अपने कपड़े के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि हमारा गंदगी साफ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम लोग H2O है, H2O ही डालते हैं यानी पानी डालते हैं, तो जब पानी जब इसको तोड़ेंगे तो यह इसे लिख सकते हैं H, इसमें जो ये प्लस होता है ये क्या होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस पर। ठीक, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर डालते हैं पानी तो ये जो H वाला प्लस भाग, ये वाला ऑक्सीजन का माइनस भाग आपस में मिलकर क्या होते हैं, इसी गंदगी के साथ बाहर निकल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये पहले मिसेल का निर्माण कर लिया ऐसे आपके कपड़े के गंदगी के चारों तरफ, आपके गंदे कपड़े के चारों तरफ मिसेल का निर्माण हो गया। ठीक, क्या होता है, गंदे कपड़े के चारों तरफ मिसेल का निर्माण हो गया। बाहर क्या है, लायोफिलिक वाला पार्ट जो कि द्रव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो कि द्रव को क्या करता है, अट्रैक्ट। लायोफिलिक किसे कहते हैं, जो द्रव को क्या करे, द्रव से प्यार करे, स्नेह करे, यानी द्रव को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हम लोग पानी इसके ऊपर डालेंगे यानी द्रव डालेंगे इसके ऊपर, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा और क्या करता है, गंदगी को हटा देगा। क्या करेगा, गंदगी को तुरंत हटा देगा, जिससे हम लोग देखते हैं हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, यानी कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब देखते हैं जैसे ही हमारा कुछ कपड़े में फिर गंदगी रह जाती है तो फिर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं, फिर डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे, फिर देखेंगे हमारा कपड़ा आपका एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपका गंदगी थोड़ा सा निकल जाएगा फिर आप मिसेल का निर्माण होगा उसी में, फिर आप पानी डालेंगे, फिर पानी के साथ आपका गंदगी निकल जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे आपका मेन रोल है मिसेल का। मिसेल आपका कैसे बनता है ये अभी हम लोगों ने देख लिया। अब मिसेल का रोल क्या है, मेन कार्य क्या है मिसेल का, तो मिसेल का मेन कार्य क्या होता है, वह गंदगी के चारों तरफ क्या होता है, एग्रीगेट यानी चिपक फॉर्म होता है। ठीक, मिसेल गंदगी के चारों तरफ रूप बनाता है अपना, और क्या कहता है, लायोफोबिक वाला पार्ट गंदगी के चारों तरफ बनता है, लायोफिलिक वाला पार्ट गंदगी के बाहर की ओर बनता है। ध्यान दीजिएगा, लायोफिलिक वाला बाहर रहता है, लायोफोबिक वाला इसके अंदर रहता है। और जैसे ही हम इसके ऊपर द्रव डालते हैं क्या होता है, ये इसी के साथ गंदगी के साथ क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, हम जानते हैं कि जो आपका ये लायोफिलिक यानी लायोफिलिक क्या होता है, आपका द्रव से स्नेह करता है, यानी द्रव इसमें आसानी से आप मिला सकते हैं, द्रव को आसानी से मिलाकर इसे फिर से कोलाइड बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि मिसेल का आपका रोल क्या है। मिसेल का रोल होता है आपका कपड़े को साफ करने के लिए। मिसेल हमारा किस में फॉर्म होता है, डिटर्जेंट पाउडर, सोप में हो गया। जैसे हम लोग सोप में भी हमारा मिसेल का निर्माण होता है, जैसे हम लोग अपने स्किन पर लगाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा गंदगी क्या होता है, साफ हो जाता है। गंदगी कैसे साफ होता है, आपके जो गंदगी के चारों तरफ मिसेल का निर्माण होने लगता है, और जैसे ही हम अपने ऊपर पानी डालते हैं उस मिसेल के साथ गंदगी भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि यह जो लायोफिलिक वाला पार्ट है ये सब क्या है, लायोफोबिक वाला पार्ट है। लायोफिलिक द्रव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ चपनाएगा, और चपनाकर अपनी तरफ से क्या निकाल देगा। तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, यानी परिक्षेप्य अवस्था के अणुओं के आधार पर आपका कोलाइड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो पहला हम लोगों ने किस पे बात किया, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड किसे कहते हैं, उसमें छोटे छोटे अणु होते थे डिस्पर्ज फेज के यानी परिक्षेप अवस्था के। जैसे ही हम उसको डिस्पर्जन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम में मिलाते थे वे बड़े होकर एक 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के रेंज में आ जाते थे। उस प्रकार कोलाइड को मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड कहते थे। और मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड किसे कहते थे, उसमें जो अणुओं का आकार यानी परिक्षेप्य अवस्था के अणुओं का आकार था वो बहुत ही बड़ा था। जैसे ही उसे हम डिस्पर्जन माध्यम यानी परिक्षेपण माध्यम में मिलाते थे तो हमारा जो बड़े आकार के अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते, विभक्त हो जाते थे, और उस अणु का आकार 10⁻⁵ सेमी से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में होता था। और अभी हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो मल्टी मॉलिकुलर में आपका एग्जाम्पल में था गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट। ठीक, और वही चीज़ हमारा आया क्या मैक्रो मॉलिकुलर में आपका था प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब एग्जाम्पल में थे। और अभी हम लोगों ने देख लिया एसोसिएटेड कोलाइड, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बेसिस से आपका सरफेस केमिस्ट्री में। एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन पर यह ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, यानी शुद्ध विलयन की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई करते जाते हैं यानी उच्च करते जाते हैं यानी बढ़ाते जाते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन,
तो यह एक बड़े आकार का अणु का निर्माण कर लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। इस प्रकार बने कोलाइड को एसोसिएटेड कोलाइड यानी सहचारी कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहचारी कोलाइड। जो आपका मिसेल का फॉर्मेशन होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक, जो मिसेल का फॉर्मूला 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ मोल पर लीटर होता है। तो चलिए अब हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में देखते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता था, उसमें मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता था। जब कम कंसंट्रेशन था तो मिसेल का निर्माण कम होता था। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मिसेल के जो अणु होंगे आपस में मिलकर एक बड़े अणु का आकार बनाएंगे यानी मिसेल अधिक बनाएंगे। ठीक, तो उस प्रकार हम लोग देखते थे। अब रोल देख लिया। रोल क्या होता है आपका मिसेल का, ये कपड़े में हम लोग ले लिए, एक कपड़ा ले लिए, उसमें गंदगी को लगा दिए। तो ये जो मिसेल में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक। लायोफोबिक का कार्य क्या, लायोफोबिक क्या करता है, गंदगी के चारों तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और लायोफिलिक वाला पार्ट बाहर की ओर हो जाता है। तो जैसे ही हम लायोफिलिक वाला पार्ट जैसे बाहर होता है और जैसे ही हम द्रव यानी H2O को मिलाते हैं तो H2O में हम लोग देखते हैं ये जो H+ होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस। तो क्या होता है, हाइड्रोजन वाला पार्ट इसी ऑक्सीजन वाले पार्ट से अट्रैक्ट होता है और इसी के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी हम लोग देखते हैं हमारा गंदगी क्या हो गया, हमारे कपड़े की गंदगी साफ हो गया। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक और बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए जिससे आप लोगों को ये वाला अच्छे से समझ में आए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।